नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत में कोरोना वैक्सीन की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब वैक्सीनेशन का काम जो है वो ड्राई रन जो है उसकी तैयारियां चल रही हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। पिछले समय में आप जानते हैं कि मीजल्स रूबेला का शायद दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम यह हम लोगों ने चलाया। पोलियो जैसी बीमारी जिसके 60% बच्चे केवल भारत में होते थे, उसके लिए भी लाखों पोलियो केंद्र बनाकर और वैक्सीन को -20 डिग्री पर वैक्सीन कैरियर्स और सारी चीज़ों की मदद से उन सब सेंटर्स पर उपलब्ध कराकर, तो देश के पास जो वृहद अनुभव है उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने अब कोविड की वैक्सीनेशन के लिए सारी अपनी तैयारियां किए हैं। ये तैयारियां पिछले लगभग 4 महीने से ज़्यादा समय से ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जब बनाया गया था, सारे हेल्थ के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने। तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ की डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई गई है, सबके साथ शेयर की गई है। तो आने वाले समय में हमें लगता है 2021 जो है इसमें ये सारी प्रक्रिया बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। अभी इसके बाद हम दूसरे सेंटर पर जाना चाहते हैं जो एक प्रकार से अर्बन हेल्थ सेंटर है दरियागंज के अंदर। तो वहाँ पर भी आप चाहें तो देख सकते हैं ये सारी जो सर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए कल एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, तो क्या रिकमेंडेशन दिया है DCGI को? देखिए, ऐसा है कि मैडम थोड़ा पीछे। अब आप लोगों ने इतने धैर्य से इतनी प्रतीक्षा की है, जानकारी तो आप लोगों को प्राप्त हो ही जाती है और आप लोग सब जो है चारों तरफ उसको फैला भी रहे हैं। अभी जो DCGI है वो जो भी उनकी रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर विचार करके बहुत शीघ्र अपना निर्णय देगा और वो सब निर्णय आपके साथ शेयर किया जाएगा। DCGI के पास पेंडिंग है। अब मैंने तो अपनी बात कह दी है, अब आपको अगर उसको समझने में कठिनाई हो रही है तो ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना क्या वहाँ पर मुश्किल देखिए जो 119 डिस्ट्रिक्ट्स और 260 स्थानों पर जो आज ये ट्रायल हो रहा है, इसमें सब जो इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं देश को, उसमें ग्रामीण इलाके, अर्बन सेटिंग्स, फिर जो डिफ़िकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज़ हो सकते हैं, प्राइवेट सेटअप के एरियाज़ हो सकते हैं, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स तो प्राइवेट सेक्टर के भी और दूसरे भी। तो ये सारी चीज़ों के लिए हर प्रकार से मैंने आपको अभी कहा ना कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम भारत चला रहा है, ये सब इम्यूनाइजेशन के ही चला रहा है। आपको पोलियो फ्री करने में भी आपकी अहम भूमिका रही थी और ये अब कोरोना वैक्सीन आने ही वाली है, तो कितना चैलेंजिंग है और कितना अलग है सर? नहीं, देखिए हर एक चीज़ चैलेंजिंग होती है, लेकिन आपने देखा है कि भारत में जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है, अभी आज 2 जनवरी आ गई है। मैंने 8 जनवरी को दुनिया में सबसे पहले कोविड के लिए जो लड़ाई है उसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग जो है अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले साल 2020 में की थी। 1 साल सारे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से, सारी स्टेट गवर्नमेंट सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। तो आपने देखा कि 135 करोड़ के देश में भारत में अभी लगभग 1 करोड़ से थोड़े ही ज़्यादा मरीज़ हुए हैं, उसमें से 98 और 99 लाख के बीच में तो ठीक होकर घर चले गए हैं। दुनिया का हाईएस्ट रिकवरी रेट 96% से ऊपर हमारा है। दुनिया का सबसे कम लगभग फैटालिटी रेट 1.45% ये हमारा है। और जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, आज आप ही लोग टेस्ट कहते थे फरवरी के, जनवरी, मार्च के महीने में, अप्रैल तक के महीने में भी आप लोग कहते रहते थे। आज सबसे ज़्यादा 10 से 15 लाख टेस्ट हम रोज़ भारत में कर रहे हैं। 2280 से ऊपर जो है लेबॉर्ट्रीज़ जो है, एक लेबॉर्ट्री से यात्रा शुरू की थी, सब कुछ आपके सामने हुआ है। PP किट्स के बारे में, N95 मास्क के बारे में, जो वेंटिलेटर्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, सब चीज़ों में जो आप तकलीफ़ों की चर्चा आप ही लोग करते थे ना मार्च के महीने में,
वो सारी चीज़ों को पार करके और भारत ने सारे दुनिया को ये चीज़ें अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। शुरुआती समय में हम लोगों ने वायरस को आइसोलेट करके दिखाया है। अब वायरस को कई हज़ार यानी 40-50 हज़ार वायरस तो हमारे रिपोजिटरीज़ में हमने जमा कर दिए। जीनोम सीक्वेंसिंग आज नहीं हमने शुरू की, 6 महीने से हम लोग अपने अपने लेबॉर्ट्रीज़ में जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि अगर एक नया वेरिएंट की बात आई तो वो तुरंत जो है वो क्योंकि काम हमारा लगातार चल रहा है, उसका भी कंसोर्टियम बन सर, कुछ गया। धार्मिक संगठन अफवाह फैला रहे वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? कि देखिए मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था, 13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है, इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाएं। स्टेजेस क्या रहने वाले हैं सर? स्टेजेस किस तरह से? बिल्कुल, जिस तरीके से देश के सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 116 जिलों में 259 जगहों पर आज कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों में शुरू होने वाले ड्राई रन को लेकर के समीक्षा बैठक भी की है। इसके लिए टीम का गठन भी किया गया है। दिल्ली में आज 3 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन होना है, जहां पर शुरू किया जा चुका है डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से। साउथ वेस्ट जिले में द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल को चुना गया है, जबकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में दरियागंज डिस्पेंसरी को चुना गया है। और वहीं शाहदरा जिले में दिलशाद गार्डन के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में ड्राई रन होगा। दिल्ली में होने वाले ड्राई रन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हुए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है जो वैक्सीन को लेकर के अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार पूरे तरीके से सावधानी बरत रही है, सतर्कता बरत रही है और जो प्रायोरिटी है, जो प्रमुखता से जिस बात का ध्यान दिया जा रहा है वो है सुरक्षा, सेफ्टी को लेकर के ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है और इसको लेकर के किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को वैक्सीन दी जाती है तो बिल्कुल भी कोई डर, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, ऐसा दावा किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इससे पहले भी जिस तरीके से लगातार अगर इस तरीके के कोई अभियान चलाए जाते हैं, टीकाकरण का कोई अभियान चलाया जाता है सरकार की तरफ से, तो उसको लेकर के कुछ भ्रम जो है वो आम जनता में फैल जाते हैं, जिसका विरोध आम जनता करना शुरू कर देती है और कुछ लोग उसका विरोध इस हद तक करते हैं कि उसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेना चाहते। लेकिन जब बाद में उस चीज़ का पता चलता है कि वो चीज़ हम लोगों के फायदे के लिए होती है, जो सरकार ने शुरू की होती है, तो फिर उसमें जाकर के सहभागिता की जाती है। लेकिन कुछ लोगों में अभी भी भ्रम की स्थिति जो है वो बनी हुई है कोरोना वैक्सीन को लेकर के। अभी तक कोरोना वैक्सीन का काम शुरू नहीं किया गया भारत में, लेकिन उससे पहले ही भ्रम जो है वो फैलना शुरू हो गया है कि कोरोना वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकती है या फिर हमारे शरीर में कुछ इस तरीके के बदलाव हो सकते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इसी को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत सरकार इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रख रही है कि किसी भी प्रकार से उस वैक्सीन का कोई नुकसान हमारे शरीर पर ना हो। डॉक्टर आर.के. तुली हमारे साथ जुड़ गए हैं, संपूर्ण चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आर.के. तुली जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर।
जी डॉक्टर आकितुली जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज वैक्सीन का ड्राई रन जो है वो शुरू हो चुका है पूरे भारत में। अब भारत को वैक्सीन जो है वो मिल चुकी है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि वैक्सीन के चालू करने पर कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है और जिस तरीके से ड्राई रन किया जा रहा है वो उससे पहले की तैयारियों को लेकर के ड्राई रन किया जा रहा है। लेकिन कुछ भ्रम आम लोगों में फैल रहा है कि वैक्सीन से कुछ नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि हमने जिस दिन जनता से बात की थी, सीधे जनता से हमने जो सवाल पूछे थे कोरोना वैक्सीन को लेकर के, उनमें कहीं ना कहीं ये डर भी था कि कोरोना वैक्सीन के कुछ दुष्प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पर हो सकते हैं। उसको लेकर के फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बिल्कुल प्रमुखता से इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि इसका कोई नुकसान हमारे शरीर पर नहीं होना चाहिए। जी जी, तो मेरे विचार में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी अभी सबको समझा रहे थे जी कि कुछ लोगों में ये एक आदत होती है कि थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं, जैसे कि वो पोलियो का उदाहरण दे रहे थे, बिल्कुल। जिसके बारे में देश में बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, पर लोगों को समझने के बाद ये चीज़ को समझाया गया है कि जो ये वैक्सीन बनाई गई है इसमें सेफ्टी का, इसमें एफिशिएंसी का और इसमें कोई साइड इफेक्ट इत्यादि ना हो, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है। और बाकी कोई भी वैक्सीन लगाते हैं हम तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता ही है जी जैसे कि हम बचपन से टाइफाइड, कॉलरा इत्यादि की वैक्सीन लगाते थे या स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाते हैं जी तो एक थोड़ा लोकल अल्सरेशन सी हो जाती है और बच्चे को या इंसान को थोड़ा बहुत बुखार या थोड़ी बहुत दर्द होती है लोकेशन में। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और हमारे कॉलेज में कॉलरा टाइफाइड का हर साल इंजेक्शन लगना अनिवार्य था जी और वो इंजेक्शन लगाने के बाद बहुत दर्द होती थी और बुखार भी चढ़ जाता था। तो हमने उसका निदान पाया कि हम इंजेक्शन लगा के सीधे जिम में चले जाते थे और खूब अच्छे से एक्सरसाइज करते थे, तो इससे हमें वो जो दर्द और बुखार होने का रिएक्शन होता था उससे हम बच जाते थे। तो अगर थोड़ा बहुत इस प्रकार की हल्का दर्द या हल्का बुखार एक आध दिन हो तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही स्वास्थ्य के लिए, हमारी ही जीवन का एक सुरक्षा कवच है और इसको हम पूरे ध्यान से एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सब लोग इकट्ठे मिलके ये जरूर लगाएं। और इसके साथ साथ एज द फाउंडर ऑफ सोसाइटी फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन, सोहम, जो एक संपूर्ण संतुलित चिकित्सा प्रणाली को देश में अवगत कराने की कोशिश करती है कि साथ के साथ हम अपनी रोग प्रतिरोध शक्ति को जरूर ध्यान दें। जी बिल्कुल, वही डॉक्टर आकितुली, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं वैक्सीन तो एक शॉर्ट टर्म उपाय है, इसका फायदा शायद कुछ महीनों तक रहे या कुछ साल 2 साल मैक्सिमम से मैक्सिमम होने की उम्मीद है जी। और ये मात्र कोविड के ही खिलाफ हमें ये कवच, जो इसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो प्रदान करने की प्रॉमिस करता है। परंतु अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, अपनी जीवन शैली में, अपने खान पीन में, अपनी नित्य थोड़ी एक्सरसाइज, योग अभ्यास इत्यादि जरूर करें, जिससे कि हमारी सेहत अच्छी हो। हमारी सेहत अच्छी होगी तो हमारी इम्यूनिटी का कवच यानी कि हमारी रोग प्रतिरोध शक्ति जो है वो हमें हर प्रकार के संक्रमण रोगों से भी बचाव करेगी। और आजकल जैसे ज़्यादातर बीमारी जिनको लाइफस्टाइल डिजीजेस यानी कि अपनी जीवन शैली की गड़बड़ करने से जो बीमारियाँ, जो एक कोरोना से भी बड़ी ज़्यादा मानव जाति को नुकसान कर रही हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, या बहुत से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिनमें कि इन दवाओं को जो हमारी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है उनका इस्तेमाल किया जाता है, और कैंसर तक के रोग, ये सब जितने, और हमारी जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं जिससे हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी इत्यादि होता है, तो ये सब बीमारियाँ आज दुनिया में छाई हुई हैं।
जहां बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोरोना में हमारे देश में 1,48,000 लोगों की ही दुर्भाग्य से इस वर्ष में मौत हुई है, जी। परंतु एट द सेम टाइम प्रदूषण के प्रकोप से बिल्कुल, जो अन्य जो एक साल गंभीर में बीमारियां हमारे उनसे देश में बहुत 18 ज्यादा लाख संख्या में लोग, मौतें जो है वो 58 होती हैं। लाख लोग, बिल्कुल एक बहुत बड़ा नंबर है। 58 लाख लोगों बिल्कुल की डॉक्टर आकितुल्ली जी, आप non-communicable यही diseases लगातार कहते आ रहे हैं, हम पिछले कई दिनों से जब से भी बातचीत कर रहे हैं तब से ही आप ये कह रहे हैं कि इम्यूनिटी को अगर मजबूत करना है तो हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजिंग जो है वो करनी होगी और अपनी जो पद्धतियां हैं जो नेचुरल तरीके से जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं उनको कहीं ना कहीं अपनाना होगा। इसी से हर बीमारी से जो है वो बचा जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर आकितुल्ली जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा हूँ, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से पूरी मुंबई में ड्रग्स को लेकर के छापेमारी की जा रही है, जिसका सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शिकंजे में बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए हैं। एनसीबी की मुंबई और गोवा शाखा के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि पिछले 3 महीने में ड्रग्स के अभी तक 30 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें 92 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक मुंबई पुलिस ने की है। और मामले में ड्रग्स एंगल की एंट्री होने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया था। एनसीबी द्वारा न केवल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई, बल्कि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, कॉमेडियन भारती सिंह, अभिनेता अर्जुन रामपाल, ऐसे जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है। कईयों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि 14 जून को बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जो ड्रग्स का एंगल सामने आया, उसको लेकर के लगातार जो छापेमार कार्रवाई की जा रही है एनसीबी की तरफ से, उसी को लेकर के समीर वानखेड़े ने यह ताज़ा जानकारी दी है कि इसमें अब तक 90 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? लगातार जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है अलग अलग जगहों पर भी, और मुंबई में जितने भी जो बड़ी हस्तियां हैं जो ड्रग्स मामले में कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता पाई जा रही है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है।
जी जितेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। नए वर्ष के पहले ही जिस तरीके से छापेमारी हुई, 51 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद हुए और जिस तरीके से सुशांत सुसाइड मामले में लगातार जो है कई तरीके के सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर क्या कुछ निष्पक्ष जांच पर सीबीआई पहुंची है। ऐसे में समीर वानखेड़े का जो बयान है कि 3 महीने में 32 जो है की कार्रवाई हुई है, जिसमें 92 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक के बाद एक ड्रग्स मामले में छापेमारी हुई है और कह सकते हैं कि बॉलीवुड के कई ऐसे नामचीन चेहरे थे जिन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जी जितेंद्र। जी बिल्कुल मुरारी, लगातार जिस तरीके से एनसीबी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, क्या अभी तक इसमें कोई ऐसा सुराग सामने आया है? जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि इस पूरे मामले में कई अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, वो जो है नशे का काम करते हैं मुंबई में। देखिए, ये तो कह पाना हितेंद्र मुश्किल है, क्योंकि कोई भी आधिकारिक तौर पर इस तरीके का स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई महीने से मुंबई सहित आसपास और गोवा में ड्रग्स को लेकर के छापेमारी हुई है, बड़े पैमाने पर ड्रग्स पैडलर और आर्टिस्ट पकड़े गए और अभी भी उनके हौसले टूट नहीं रहे हैं। कल ही जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला कि 51 लाख रुपए का ड्रग्स जो है नए साल के लिए लाया गया है, तो एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन अभी कितना ज्यादा जाल यहाँ फैला हुआ है ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन वानखेड़े जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, आने वाले समय में कई और ऐसे चेहरे सामने आ सकते हैं। जी जितेंद्र। जी मुरारी, एक तरफ एनसीबी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है ऐसे लोगों को जो पाए जा रहे हैं इस मामले में, और वहीं मुंबई पुलिस की तरफ से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुंबई पुलिस की जो टीम है उसकी तरफ से भी लगातार इसी तरीके की कार्रवाई की जा रही है। जो लोग ड्रग्स के धंधे में शामिल पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। जी जितेंद्र, ये कहना गलत नहीं है। मुंबई पुलिस भी ड्रग्स को लेकर के काफी सक्रिय है, चाहे वो अंधेरी की टीम हो या फिर मालवनी हो, बांद्रा हो, अंधेरी हो, जोगेश्वरी हो, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर मुंबई पुलिस भी ड्रग्स को लेकर के कार्रवाई कर रही है। आए दिन लोकल जो ड्रग्स पैडलर है, जो इलाके में ड्रग्स के धंधे को बढ़ावा देते हैं, उन पर मुंबई पुलिस लगाम लगाने में जुटी है। जहाँ एक तरफ एनसीबी बॉलीवुड से ड्रग्स को खत्म करने में लगी है, तो कहना गलत नहीं है कि मुंबई पुलिस भी मुंबई में उन तमाम ड्रग्स पैडलरों को भी पकड़ने और उन्हें हवालात की हवा खिलाने की जुगत में लगी हुई है। जी मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से जो ड्रग्स का एंगल सामने आया था सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में, उसमें कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उन पर भी आंच आती हुई दिखाई दी, उन पर भी गाज गिरी, और कई लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन 90 से ज़्यादा लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। इस बीच दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में कई जगहों पर आज सुबह हल्की बारिश भी हुई है, कई जगहों पर अभी भी बारिश हो रही है, और जिससे लोगों को कोहरे से राहत मिली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों के अधिकतम इलाकों में अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार रेवाड़ी, गुरुग्राम, सोनीपत, मथुरा, हाथरस, जींद, पानीपत, करनाल, शामली, सहारनपुर, बागपत में बारिश की संभावना है। 5 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश की ये उम्मीद जो है वो जताई गई है, जिससे ठंड का प्रकोप और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड का कहर फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब के आसपास के इलाकों में, आसपास के राज्यों में अगले 4-5 दिन तक रुक रुक करके बारिश हो सकती है। वहीं 3 जनवरी से दिल्ली वालों को शीतलहर का सामना भी करना पड़ेगा। तो लगातार जिस तरीके से ठंड का कहर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई और दूसरे दिन बारिश भी हुई, हल्की बारिश की वजह से भी और ठंड जो है वो बढ़ने की संभावना है। और ऐसे में जो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें ये बताया गया है कि 4 से 5 तारीख तक इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहेगा, रुक रुक करके हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। दिल्ली एनसीआर के इलाके में और दिल्ली एनसीआर से सटे हुए जो राज्य हैं वहाँ पर भी इसी तरीके का मौसम जो है वो बना हुआ है और हल्की बारिश हो रही है, कोहरा कुछ छंटा जरूर है। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है, चंडीगढ़ का मौसम कैसा है फिलहाल? क्योंकि जिस तरीके से कोहरे से सामना करना पड़ रहा था लोगों को, अब हल्की बूंदाबांदी की वजह से थोड़ा मौसम साफ हुआ। जी बिल्कुल, हल्की बूंदाबांदी जो कहा गया था मौसम विभाग की ओर से 3 और 4 तारीख के आसपास बारिश की आशंका उन्होंने जताई थी, तो आज 2 तारीख को जो 1 तारीख की रात है उसकी बूंदाबांदी चंडीगढ़ शहर और आसपास हुई है और उसके वजह से जो कोहरा है
वो जरूर छट गया। लेकिन बात करें पूरे हरियाणा की अपडेट, वहां पर जो कोहरा है अभी बना हुआ है और जो रात 1 तारीख रात है उसकी जो विजिबिलिटी जो है कई इलाकों में बिल्कुल जीरो गई थी और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और जो चालक रास्ते ही फंसे रहे आसपास उनको रुकना पड़ा या कहीं लेकर रात बितानी पड़ी, क्योंकि जो विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो पे चली गई थी। और ठंड की जो बात है, जो महेंद्रगढ़ जो जिला है हरियाणा का, उसमें जीरो के आसपास टेम्परेचर रहा। वहीं हिसार जो है वो माइनस में जो तापमान है वो पहुंच गया। जी हितेंद्र। लेकिन जो बारिश अब हुई है, हल्की बूंदाबांदी जो हुई है, वो 4-5 दिनों तक आगे भी ऐसे रहने वाली है। इसका क्या कुछ असर खेती बाड़ी पर पड़ेगा, इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए खेती बाड़ी में इस समय की जो सर्दियों की जो बहुत कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है, इस दौरान जो बारिश होती है वो फसलों के लिए लाभदायक होती है। ऐसा जो कृषि जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि ऐसे मौसम में जो बारिश है वो लाभकारी रहती है, जो भी जो फसल है उसके लिए वो लाभ प्रदान करती है और अच्छी फसल की पैदावार होती है। और वही जो मौसम के लिए जो कोहरे के लिए भी ये लाभदायक है। 3-4 तारीख जो है 3 जनवरी और 4 जनवरी को मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई हुई है। तो जैसे ये बारिश अगर 3 या 4 को होती है तो कोहरा जो है वो पूरे प्रदेश सहित चंडीगढ़ में ये कोहरा जो है खत्म हो जाएगा और आने वाले 5 से 10 दिन तक कोहरा ना छाने की संभावना है। जी अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से मौसम की मार जो है वो पड़ रही है, पूरे उत्तर भारत में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ कोरोना और कोहरा, ये दोनों भी अपना जो कहर है वो बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोहरे से फिलहाल जो है राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।